गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। NCERT की सीरीज़ में हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 की हिस्ट्री बुक, जिसमें हमारे 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं और अब हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 दिल्ली के सुल्तान। आप अपना कॉपी पेंसिल लेके बैठ जाएंगे, जहाँ पे नीड होगी वहाँ पे हम अपने नोट्स रेडी करेंगे और मॉक टेस्ट देते रहेंगे ताकि आपका जो पेपर है वो फुल मार्क्स से आप लोग सब लोग पास आउट हो जाओ। ओके, एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू। लेट इट स्टार्ट आवर चैप्टर नंबर 3 दिल्ली के सुल्तान। ओके, आप सुनिए, जहाँ आपको लगता है लिखना है तो वहाँ पे लिखिए। पर डे 1 चैप्टर लेके चलेंगे, आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगर टाइम आपके पास अच्छा है तो 2 चैप्टर आप कवर करिए। हमने अध्याय 2 में देखा कि कावेरी डेल्टा जैसे क्षेत्र बड़े राज्यों के केंद्र बन गए थे। कल हमने चोल वंश के राजाओं के बारे में पढ़ा था और भी जो थे उनके बारे में। क्या आपने गौर किया है कि अध्याय 2 में ऐसे किसी राज्य का जिक्र नहीं है जिसकी राजधानी दिल्ली रही हो? इसकी वजह यह है कि दिल्ली महत्वपूर्ण शहर 12वीं शताब्दी में ही बना। कौन सी शताब्दी में? 12वीं शताब्दी में ही। तालिका 1 पर नज़र डालिए, देखते हैं तालिका 1 में क्या दिखा है। पहले पहल तोमर राजपूतों के काल में दिल्ली किस राज्य की राजधानी बना? 12वीं सदी के मध्य तोमरों को अजमेर के चौहानों यानी चाहमान के नाम से भी जाना जाता है ने परास्त किया। तोमरों और चौहानों के राज्य काल में ही दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था। इस शहर में बहुत सारे समृद्धशाली जैन व्यापारी रहते थे जिन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया। यहाँ दहलीवाल कहे जाने वाले सिक्के भी ढाले जाते थे जो काफ़ी प्रचलन में थे। 13वीं सदी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई और इसके साथ ही दिल्ली एक ऐसी राजधानी में बदल गई जिसका नियंत्रण इस उपमहाद्वीप के बहुत बड़े क्षेत्र में फैला था। उपमहाद्वीप मतलब भारत देश। तालिका 1 पर फिर से नज़र डालिए। ठीक है, डालते हैं। उन 5 वंशों की पहचान कीजिए जिनसे मिलकर दिल्ली बनी थी। ये 5 वंश इसमें यहाँ पे नहीं है, तालिका 1 में देखते हैं कहाँ है तालिका 1। अभी आई। जिस इलाके को आज हम दिल्ली के नाम से जानते हैं वहाँ इन सुल्तानों ने अनेक नगर बसाए। मानचित्र 1 को देखिए, ये मानचित्र 1 है। इसमें है दहलीए खुआना, यहाँ है दहलीए खुआना, सिरी और जहाँपना। ठीक है, ये सुल्तानों ने अनेक नगर बसाए। ये तालिका 1 जिसका जिक्र बार बार किया जा रहा था, इसको हम लोग देखेंगे। सबसे पहले राजपूत वंश। दिल्ली के शासक कौन बने? राजपूत वंश प्रारंभिक 12वीं शताब्दी 1165। अनंगपाल 1130 से लेके 1145 तक। फिर आए चौहान, ये राजपूतों का वंश था, ठीक है। फिर आए चौहान और चौहान आए 1165 से लेके 1192 तक। पृथ्वीराज चौहान 1175 से लेके 1192 तक। फिर आए प्रारंभिक तुर्की शासक 1206 से लेके 1290। फिर आए कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210। उसके बाद ये तुर्की शुरू हो गया है यहाँ पे, ठीक है। फिर ये राजपूत शुरू हो गए हैं जिसमें शमशुद्दीन, इल्तुतमिश, रजिया, गयासुद्दीन। फिर आया हमारा खिलजी वंश आया। फिर उसके बाद हमारा तुगलक वंश आया। फिर आया सैयद वंश। फिर आया लोधी वंश। ठीक है, यह रहे दिल्ली के अलग अलग शासक अलग अलग काल में। जो इसका ईयर है आप लोग अपना चेकआउट कर लेंगे। दिल्ली के सुल्तानों के बारे में जानकारी कैसे मिली? दिल्ली के सुल्तानों के बारे में जानकारी, हालांकि अभिलेख, सिक्कों और स्थापत्य यानी भवन निर्माण कला के माध्यम से काफ़ी सूचना मिली है, मगर और भी महत्वपूर्ण व इतिहास तारीख एकवचन और त्वारीख बहुवचन। ओके, जो सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की एक भाषा फारसी में लिखे गए। वहाँ की प्रशासन की भाषा कौन सी थी? फारसी थी, ठीक है। त्वारीख के लेखक सचिव, प्रशासक, कवि और दरबारियों जैसे सुशिक्षित व्यक्ति होते थे जो घटनाओं का वर्णन भी करते थे।
और शासकों को प्रशासन संबंधी सलाह भी देते थे। वे सुशिक्षित होते थे, घटनाओं का वर्णन करते थे और प्रशासन में अपना जो भी एडवाइस होती थी वो भी देते थे। वे न्याय संगत शासन पर बल देते थे। अब है ये न्याय चक्र, इसमें क्या है देख लेते हैं। इसमें से कुछ हो सकता है कि आ जाए। राजा का काम सैनिक के बिना नहीं चल सकता था। कहाँ से चलेगा, चाहिए आदमी तो। सैनिक वेतन के बिना नहीं जी सकते थे। वेतन आता है किसान से एकत्रित किए गए राजस्व से, यानी किसान से जो हमने कर लिया वहाँ से वेतन आता है वो पैसा। मगर किसान भी राजस्व तभी चुका सकेंगे जब वे खुशहाल व प्रसन्न होंगे, और ऐसा तभी हो सकता है जब राजा न्याय और ईमानदारी के प्रशासन को बढ़ावा दे। तो ये था न्याय चक्र, यानी कि अगर सब ठीक रहा, सारा जो सर्कल है वो ठीक रहा तो सारी चीज़ें बराबर चलेंगी। ये कुछ और बातें ध्यान में रखने की है कि त्वारीख के लेखक नगरों में, विशेषकर दिल्ली में रहते थे, यानी कि जो लिखने वाले थे वो नगरों में रहते थे, गांव में शायद ही कभी रहे। वे अक्सर अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनसे ढेर सारे इनाम इकराम पाने की आशा से लिखते थे। ये 3 पॉइंट याद रखिएगा। हो सकता है ये आपका या तो असर्शन या रीज़न में आ जाए क्वेश्चन, या हो सकता है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य हैं, ये इसमें आ सकता है। ये लेखक अक्सर शासकों को जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे। उनके विचारों से सारे लोग सहमत नहीं थे। इसमें भी एक चीज़ है, सन 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सिंहासन पर बैठी। उस युग के इतिहासकार मिनाज अ सिराज ने स्वीकार किया कि वह अपने सभी भाइयों में अधिक योग्य और सक्षम थी, लेकिन फिर भी वह एक रानी को शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहा था। क्यों? क्योंकि उस समय की जो रूढ़िवादी यही थी कि जो लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, वो शासक नहीं बन सकती हैं। दरबारी जन भी उसके स्वतंत्र रूप से शासन करने की कोशिशों से प्रसन्न नहीं थे। 1240 में उसे सिंहासन से हटा दिया। रजिया के बारे में मिनाज और सिराज के विचार इस प्रकार हैं, और इससे एक क्वेश्चन आता है। मिनाज और सिराज का सोचना था कि ईश्वर ने जो आदर्श समाज की व्यवस्था बनाई है उसके अनुसार स्त्रियों को पुरुष के अधीन होना चाहिए, और रानी का शासन इस व्यवस्था के विरुद्ध जाता है। इसलिए वह पूछता है, यहाँ से देखिए, ठीक है, खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूंकि मर्दों की सूची में नहीं आता, इसलिए इतनी शानदार खूबियों से भी उसे आखिर हासिल क्या हुआ। यानी कि जो रजिया थी उसके पास हर तरह के गुण थे, ठीक है, लेकिन वो कह रहा है खुदा के रचना के खाते में चूंकि मर्दों की सूची में उसका नाम नहीं आता, तो फिर इतनी सारी खूबियाँ होके भी उसको क्या मिला। ठीक है, ये जो आपका इसके बारे में जो लिखा गया है, ये किसके लिए लिखा गया है ये भी आ सकता है, और या फिर ये किसने लिखा ये भी आ सकता है। रजिया ने अपने अभिलेखों और सिक्कों पर अंकित करवाया कि वह सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी, लेकिन आंध्र प्रदेश के वारंगल क्षेत्र में किसी समय काकतीय वंश का राज्य था। उस वंश की रानी रुदम्मा देवी, ठीक है, 1262 से लेकर 1289 के व्यवहार में रजिया का व्यवहार बिल्कुल विपरीत था। रुदम्मा देवी ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों की जैसे लिखवाकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया। एक और महिला शासक थी कश्मीर की रानी विदिदा, जिन्हें दीदी के नाम से यानी बड़ी बहन से निकला है, और जाहिर है कि प्रजा ने अपनी प्रिय रानी को यह स्नेह भरा संबोधन दिया होगा। दोनों हमको 3 जगह मिलती हैं, तीनों जगह में ही अलग अलग सिचुएशन है महिलाओं की। अब है दिल्ली सल्तनत का विस्तार, गैरिसन शहर से साम्राज्य तक। सबसे पहले देखेंगे हम गैरिसन शहर क्या होते हैं। गैरिसन शहर किलेबंद बसाओ जहाँ सैनिक रहते हैं। चलिए, 13वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में दिल्ली के सुल्तानों का शासन गैरिसनों मतलब रक्षक सैनिकों की टुकड़ियों के निवास के लिए बने मजबूत किलेबंद शहरों से परे शायद ही कभी फैला हो।
शहरों से संबंध, लेकिन उनसे दूर भीतरी प्रदेशों पर उनका नियंत्रण न के बराबर था। इसलिए उन्हें आवश्यक सामग्री, रसद मतलब जो खाने पीने की सामग्री है, आदि के लिए व्यापार, कर या लूट मार पर ही निर्भर रहना पड़ता था। दिल्ली से सुदूर बंगाल और सिंध के गैरिसन शहरों का नियंत्रण बहुत ही कठिन था। बगावत, युद्ध, यहाँ तक कि खराब मौसम में भी उनसे संपर्क के नाजुक सूत्र छिन्न-भिन्न हो जाते थे। शासन को अफगानिस्तान से आने वाले हमलावरों और उन सूबेदारों से बराबर चुनौती मिलती रहती थी जो जरा सी कमजोरी का आभास मिलते ही विद्रोह का झंडा खड़ा कर देते थे। इन चुनौतियों के चलते सल्तनत बड़ी मुश्किल से किसी तरह अपने आप को बचाए हुए थी। इसका संस्थापन गयासुद्दीन बलबन के शासन काल में हुआ। इसका विस्तार अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के राज्य में हुआ। सल्तनत की भीतरी सीमाओं में जो अभियान चले, उनका लक्ष्य था गैरिसन शहरों की पृष्ठभूमि में स्थित भीतरी क्षेत्रों की स्थिति को मजबूत करना। इन अभियानों के दौरान गंगा यमुना के दोआब से जंगलों को साफ कर दिया गया। शिकारी संग्रहकों तथा चारावासों को उनके पर्यायवास से खदेड़ दिया गया और वो ज़मीन किसानों को दे दी गई। कृषि कार्यों को प्रोत्साहन दिया गया। व्यापार मार्गों की सुरक्षा और क्षेत्रीय व्यापारों की उन्नति की खातिर किले, गैरिसन शहर बनाए बसाए गए। जो जंगल थे काट दी गई, वो किसको दे दी? किसानों को ज़मीन दे दी, ताकि जो उनसे जो खेती बाड़ी का जो सामान आए, जो खाने पीने की जो वस्तुएं हैं, उनसे जो वो गैरिसन में रहते थे सैनिक, उनका पेट भरा जाए। ठीक है, तो जंगल में जो रहने वाले लोग थे उनको निकाल दिया गया। दूसरा विस्तार सल्तनत की सीमा के बाहर हुआ। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दक्षिण को लक्ष्य करके सैनिक अभियान शुरू हुए। ये अभियान मोहम्मद तुगलक के समय अपनी चरम सीमा पर पहुंचे। इन अभियानों में सल्तनत की सेनाओं ने हाथी, घोड़े, गुलाम, मूल्यवान वस्तुएं अपने कब्जे में कर ली। दिल्ली सल्तनत की सेनाओं की शुरुआत अपेक्षाकृत कमज़ोर थी, मगर 150 वर्ष बाद मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल के अंत तक इस उपमहाद्वीप का एक विशाल क्षेत्र इसके युद्ध अभियान के अंतर्गत आ चुका था। इसने शत्रुओं की सेनाओं को परास्त किया और शहरों पर कब्जा किया। इसके सूबेदार और प्रशासक मुकदमों में फैसले सुनाते थे और साथ ही किसानों से कर वसूलते थे। लेकिन इतने विशाल क्षेत्र पर इनका नियंत्रण किस सीमा तक और कितना प्रभावी था? अब देख लेते हैं मस्जिद। मस्जिद का क्या मतलब हुआ? मस्जिद, ठीक है, यह अरबी का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है ऐसा स्थान जहाँ मुसलमान अल्लाह की आराधना में सजदा, घुटने और माथा टेक कर करते हैं। जामा मस्जिद या मस्जिद ए जामी वह मस्जिद है जहाँ अनेक मुसलमान एकत्र होकर साथ साथ नमाज पढ़ते हैं। नमाज की रस्म के लिए सारे नमाजियों में से सबसे अधिक सम्मानी और विद्वान पुरुष को इमाम यानी कि नेता के रूप में चुना जाता है। इमाम शुक्रवार की नमाज के दौरान धर्मोपदेश यानी खुतबा भी देते हैं। नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं। भारत में मक्का पश्चिम की ओर पड़ता है। मक्का की ओर की दिशा को किबला कहा जाता है। ये 4 में है। मोट की मस्जिद सिकंदर लोदी के शासनकाल की है। आपके जमाली कमाली की मस्जिद 1500 दशक तक आके दोनों ये निर्माण इनका। अब आते हैं हम खलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन। ठीक है, एक एक जो भी सुल्तान है उनके अंतर्गत जो प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको हम लोग देख रहे हैं। दिल्ली सल्तनत जैसे विशाल साम्राज्य के समेकन के लिए विश्वसनीय सूबेदार और प्रशासकों की ज़रूरत थी। ठीक है, अगर किसी का भी साम्राज्य बहुत बड़ा बढ़ जाता है तो अकेला व्यक्ति उसको नहीं चला सकता है, उसको सच में विश्वसनीय लोगों की ज़रूरत होती है। दिल्ली के आरंभिक सुल्तान विशेषकर इल्तुतमिश सामंतों और जमींदारों के
स्थान पर अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे। इल्तुतमिश क्या मानते थे कि गुलामों को क्या बनाएंगे, हम सूबेदार नियुक्त करेंगे, यानी कि उनको हाई पोस्ट देंगे। इन गुलामों को फारसी में बंदगा कहा जाता है तथा इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। ठीक है, गुलामों को खरीदा जाता था। उन्हें राज्य के बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर काम करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता। चूँकि वे पूरी तरह से अपने मालिक पर निर्भर होते थे, इसलिए सुल्तान भी विश्वास करके उन पर निर्भर हो सकता था। यानी कि दोनों एक दूसरे पर डिपेंड थे। जब डिपेंड रहेंगे तो मतलब विश्वासघात कम होगा। अब है बेटों से बढ़कर गुलाम, ऐसा क्यों कहा गया? सुल्तानों को सलाह दी जाती थी, जिस गुलाम को हमने पाला पोसा और आगे बढ़ाया है उसकी हमें देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि तकदीर अच्छी हो तभी पूरी दुनिया में कभी कभी ही योग्य और अनुभवी गुलाम मिलता है। बुद्धिमानों का कहना है कि योग्य और अनुभवी गुलाम बेटे से भी बढ़कर होता है। खलजी और तुगलक शासक बंदगा का इस्तेमाल करते रहे और साथ ही अपने पर आश्रित निम्न वर्ग के लोगों को भी ऊंचे राजनीतिक पदों पर बैठाते रहे। निम्न वर्ग के लोगों को भी ऊंचे राजनीतिक पदों पर बैठाते रहे। ऐसे लोगों में सेनापति, सूबेदार जैसे पद दिए जाते थे, लेकिन इससे राजनीतिक अस्थिरता भी पैदा होने लगी थी। क्यों होने लगी थी, ये देखिए, इसके रीज़न है कुछ, पर अभी आप पढ़िए। गुलाम और आश्रित अपने मालिकों और संरक्षकों के प्रति तो वफादार रहते थे, मगर उनके उत्तराधिकारियों के प्रति नहीं। ठीक है, देखिए कैसे राजनीतिक स्थिरता, जस्ट लाइक ये राजा है और ये गुलाम है ना जिसको, अब ये इसके प्रति क्या है, पूरी तरह से वफादार है क्योंकि ये इस पर डिपेंड है। लेकिन जैसे ही राजा का बेटा हुआ तो इसके प्रति जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी इनकी, वो इन्होंने नहीं निभाई, तो इनके प्रति ये वफादार नहीं हुए। नए सुल्तानों के अपने नौकर होते थे, अब जब इनकी नहीं है तो इन्होंने इनको हटा दिया, इन्होंने अपना दूसरा रख लिया। फलस्वरूप किसी नए शासक के सिंहासन बैठते ही प्राय नए और पुराने सरदारों के बीच टकराहट शुरू हो जाती थी। सुल्तानों द्वारा निचले तबके के लोगों को संरक्षण दिए जाने के कारण उच्च वर्ग के कई लोगों को गहरा धक्का भी लगता था। फारसी तारीखों के लेखकों ने निचले खानदान के लोगों को ऊंचे पदों पर बैठाने के लिए दिल्ली सुल्तानों की आलोचना भी की है। सुल्तान मोहम्मद तुगलक के अधिकारी जन किसको क्या कहते थे? अच्छा, ये अधिकारी जन मतलब कौन कौन थे, इसको देख लीजिए। आया तो नहीं है क्वेश्चन इसमें से, बट देख लेते हैं। सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने अजीज़ कुमार नामक कलाल कौन हो गया? शराब बनाने वाला, ठीक है। फिरोज़ हज्जाम नाई, ठीक है। मनका तब्बाग नामक बावर्ची और लड्डा तथा पीर नामक मालियों को ऊंचे प्रशासनिक पद पे बिठाया। अगर इनका ठीक है, अच्छी बात है, बैठाया, बहुत अच्छी बात है। अगर माइंड अच्छा चल रहा होगा तो ठीक है, और नहीं तो फिर तो इसको भी देख लेना है। अभी तक आया नहीं और शायद भी आए फिर भी। पहले वाले सुल्तानों की तरह खलजी और तुगलक शासकों ने भी सेनानायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया। ये इलाके एकता कहलाते थे। इसको देखिएगा। इन्हें संभालने वाले अधिकारी इक्तादार या मुक्ति कहे जाते थे। मुक्ति का फर्ज था सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना और अपने इक्तों में कानून और व्यवस्था बनाए रखना। अपनी सैनिक सेवाओं के बदले वेतन के रूप में मुक्ति अपने इलाकों से राजस्व वसूली करते थे। राजस्व के रूप में मिली रकम से ही वे अपने सैनिकों को भी तनख्वाह देते थे। मुक्ति लोगों पर काबू रखने का सबसे प्रभावी तरीका था कि उनका पद वंश परंपरा से न चले और कोई भी इक्ता थोड़े थोड़े समय के लिए ही मिले, जिसके बाद उनका स्थानांतरण कर दिया जाता था, है ना। मतलब एक जगह पे जैसे आपके होते हैं ना एसडीएम, डीएम, तो एक जगह पे कंटिन्यू नहीं रहते तो उनका ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, तो वैसे ही सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में नौकरी के इन कठोर नियमों का बड़ी सख्ती से पालन होता था।
मुक्ति लोगों द्वारा एकत्रित किए गए राजस्व की रकम का हिसाब लेने के लिए राज्य द्वारा लेखा अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। इस बात का भी ध्यान रखा जाता था कि मुक्ति राज्य द्वारा निर्धारित करी वसूले और तय संख्या के अनुसार ही सैनिक के, यानी कि एक बाउंडेशन था कि इतना ही आपको टैक्स लेना है और इतने ही सैनिक आपको रखने हैं, उससे ज़्यादा आप नहीं रख सकते हैं और ना ही उससे ज़्यादा आप कर वसूल कर सकते हैं। ठीक है, फाउंडेशन थी एक। जब दिल्ली के सुल्तान शहरों से दूर आंतरिक इलाकों को भी अपने अधिकार में ले आए तो उन्होंने भूमि के स्वामी सामंतों और अमीर जमींदारों को भी अपनी सत्ता के आगे झुकने को बाध्य कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भू राजस्व के निर्माण और वसूली के कार्य को राज्य अपने नियंत्रण में ले आया। स्थानीय सामंतों से कर लगाने का अधिकार छीन लिया गया, बल्कि स्वयं भी कर चुकाने को बाध्य किया गया। वाह! सुल्तान के शासकों ने जमीन की फरमाइश की और इसका हिसाब बड़ी सावधानी से रखा। कुछ पुराने सामंत और जमींदार राजस्व के निर्धारण और वसूली अधिकारी के रूप में सल्तनत की नौकरी करने लगे। उस समय 3 तरह के कर थे। कृषि पर, जिसे खराज कहा जाता था और जो किसानों की उपज का लगभग 50% होता था, मतलब आधा। मवेशियों पे कर और घरों पे कर। यह याद रखना जरूरी है कि इस उपमहाद्वीप का काफ़ी बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों के अधिकार से बाहर ही था। दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांत का नियंत्रण करना कठिन था। दक्षिण भारत की विजय के तुरंत बाद ही वह पूरा क्षेत्र फिर से स्वतंत्र हो गया था। यहाँ तक कि गंगा के मैदानी इलाके में भी घने जंगलों वाले ऐसे क्षेत्र थे जिनमें बैठने में सुल्तान की सेनाएं अक्षम थी। स्थानीय सरदारों ने इन क्षेत्रों में अपना शासन जमा लिया। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक इन शहरों पर जोर जबरदस्ती कर अपना अधिकार तो जमा लेते थे, लेकिन वह अधिकार केवल कुछ समय तक ही रहता था। चंगेज खान का जरूरी नहीं है। और ये अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक का जो है कंपैरिजन है, इसको आप लोग पढ़ लेंगे। इसमें से ज़्यादा कुछ नहीं आता है, फिर भी मैं रीड कर लेते हैं, शायद मुझे लग रहा है कुछ आ सकता है। अब अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक, ठीक है, इन दोनों में क्या समानताएं थी और क्या असमानताएं थी। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल का पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम चलेंगे मोहम्मद तुगलक का, और या कहें तो साथ साथ ही चलते हैं। दिल्ली पर 2 बार हमले हुए, 1299 से 1300 और 1302 से 1303। इनका सामना करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी को एक विशाल स्थायी सेना खड़ी की, ठीक है, स्थायी सेना। उसके बाद क्या, मोहम्मद तुगलक के शासन के आरंभिक वर्षों में सल्तनत पर हमला हुआ। मंगोल सेना परास्त हुई। मोहम्मद तुगलक को अपनी सेना की शक्ति और अपने संसाधनों पर इतना विश्वास था कि उसने ट्रांस आक्शियाना पर आक्रमण करने की योजना बनाई, जो अफगानिस्तान है शायद। एक स्थायी सेना तैयार करना उसका आक्रामक कदम था। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए सीरी नामक एक नया गैरिसन बनाया, जिसको हमने देखा था अभी मैप में। नया गैरिसन बनाने के साथ इस स्थान पर दिल्ली के 4 शहरों में सबसे पुराने शहर दिल्ली कुआना के निवासी को वहाँ से खाली करवाकर वहाँ सैनिक छावनी बना दी गई। पुराने शहर के निवासियों को दक्षिण में बनी नई राजधानी दौलताबाद भेज दिया गया, ठीक है, लोगों को पुरानी जगह से हटा दिया। मतलब इसने गिरिसन शहर नहीं बनवाए, बल्कि जो पुरानी जो दिल्ली थी वहीं से लोगों को हटा के दौलताबाद में भेज दिया, और जो दिल्ली खुआना था उसी को गैरिसन शहर घोषित कर दिया, मतलब वो बना दिया इन्होंने अपने सैनिकों के लिए। सैनिकों के पेट भरने की समस्या को गंगा यमुना के बीच की भूमि से कर के रूप में खेती को पैदावार इकट्ठी करके हल किया गया, ठीक है। जो भी मतलब अब सैनिक है तो पेट तो भरना ही है ना। वहाँ की जो भूमि थी वहाँ से कर लिया, कर क्या, जो खेती की पैदावार थी वही ले ली। किसानों की पैदावार का 50% हिस्सा कर के तौर पर तय कर दिया गया, यानी जो भी वो करेंगे तो उनको 50% उनको देना है। यहाँ पे है, सेना को खिलाने के लिए उसी इलाके से खाद्यान्न इकट्ठा किया, लेकिन सैनिकों की विशाल सेना की ज़रूरतें पूरी करने के लिए सुल्तान ने अतिरिक्त कर भी लगा। इसी दौरान उस क्षेत्र में अकाल भी पड़ा, क्योंकि उसकी सेना बहुत ज़्यादा बड़ी थी, सबका भरपेट नहीं हो रहा था। तो और
और दूसरी पब्लिक भी थी, तो खाना पूर्ति कैसे होती। और कह रहे उसी दौरान यहाँ पे इसमें अकाल भी आ गया, अकाल भी पड़ गया। सैनिकों को वेतन भी देना होता था। अलाउद्दीन ने सैनिकों को इक्ता के स्थान पर नगद वेतन देना तय किया। ठीक है, अब इक्ता नहीं देना, कोई जमीन वमीन नहीं देनी, नगद वेतन दो। सैनिक अपना आवश्यक सामान दिल्ली के व्यापारियों से खरीदते थे और ये आकांक्षा करते थे कि व्यापारी अपनी चीज़ों की कीमत को बढ़ा देंगे। इसे रोकने के लिए अलाउद्दीन ने दिल्ली में चीज़ों की कीमतों पर नियंत्रण लागू कर दिया। अफसर बड़ी सावधानी से कीमत का सर्वेक्षण करते थे और व्यापारी निश्चित दरों का उल्लंघन करते थे तो उन्हें सज़ा मिलती थी। यानी कि अगर आपको गवर्नमेंट ने ये डिक्लेयर कर दिया है कि सामान 2 रुपये का देना है तो आपको 2 रुपये का ही देना, उससे ज़्यादा आप नहीं देंगे। अगर आपने दी और आपकी कंप्लेन आ गई तो यू विल बी पनिश्ड। ओके। मोहम्मद तुगलक ने भी अपने सैनिकों को नगद वेतन देता था, लेकिन कीमतों पर नियंत्रण रखने की जगह उसने कुछ आज की कागजी मुद्रा की तरह टोकन मुद्रा चलाई। ये सिक्के धातु के बने होते थे, लेकिन सोने चांदी के न होकर सस्ती धातु के। 14वीं सदी के लोगों ने इस मुद्रा पर भरोसा नहीं था। वे बड़े चतुर थे, अपने सोने चांदी के सिक्के को बचाकर रख लेते थे और अपने तमाम कर इसी टोकन मुद्रा से ही चुकाते थे। इस सस्ती मुद्रा वाले जाली सिक्के भी बड़ी आसानी से बनाए जा सकते थे। ठीक है, मतलब जाली, जैसे जाली नोट बन जा रहे हैं, मतलब जो भी चीज़ें थी ये चली ही आ रही हैं। अलाउद्दीन के प्रशासन कदम काफ़ी सफल रहे और इतिहासकारों ने कीमतों में कमी और बाज़ारों में वस्तुओं की कुशलता से आपूर्ति के लिए उसके शासनकाल की बहुत प्रशंसा की। मंगोल आक्रमणों के खतरे का भी उसने सफलतापूर्वक सामना किया। इधर मोहम्मद तुगलक द्वारा उठाए गए प्रशासनिक कदम बेहद असफल रहे। कश्मीर पर उसका आक्रमण पूरी तरह से विफल रहा था। तब उसने तुरान पर हमला करने का इरादा छोड़ दिया और अपनी विशाल सेना को भंग कर दिया। इस बीच उसने प्रशासन संबंधी जो कदम उठाए थे उनसे कई परेशानियां पैदा हुई। दौलताबाद ले जाए गए जाने वाले लोग बहुत नाराज थे। करों में वृद्धि, गंगा यमुना के दोआब में अकाल से विक्षुब्ध जनता बगावत पर उतर आई और मोहम्मद तुगलक का अंततः टोकन मुद्रा को भी उसको वापस लेना पड़ा। अब है हमारी 15वीं और 16वीं शताब्दी में सल्तनत कौन कौन थे, फिर ये देखते हैं। तालिका वन को आप फिर से देखो, अभी हम लोग देख लेंगे बाद में। तुगलक वंश के बाद 1526 तक दिल्ली तथा आगरा पर सैयद तथा लोधी वंशों का राज्य रहा। तब तक जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान तथा पूरे दक्षिण भारत में स्वतंत्र शासक खड़े उठे, यानी सबकी अलग अलग राजधानियां बन गई, राज्य बन गए। उनकी राजधानियां समृद्ध थी और राज्य फल फूल रहे थे। इसी काल में अफगान तथा राजपूतों जैसे नए शासक समूह भी उभरे। इसी काल में स्थापित राज्यों में से कुछ छोटे थे पर बहुत शक्तिशाली थे और उनका शासन बहुत ही कुशल तथा सुव्यवस्थित तरीके से चल रहा था। शेरशाह सूर, जिसको आप शेरशाह सूरी भी कहते हो, 1540 से लेकर 1545 ने बिहार में अपने चाचा के एक छोटे से इलाके के प्रबंधन के रूप में काम शुरू किया और आगे चलकर उसने इतनी उन्नति की मुगल सम्राट हुमायूं 1530 से 1540 और 1555 से लेकर 1556 तक को चुनौती दे डाली 2 बार और परास्त किया। शेरशाह ने दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं का राजवंश स्थापित किया। सूरवंश ने केवल 15 वर्ष यानी कि 1540 से लेके 1555 तक शासन किया, लेकिन इसके प्रशासन में अलाउद्दीन खिलजी वाले कई तरीकों को अपनाकर उन्हें और भी चुस्त कर दिया, यानी अडॉप्ट तो किया और उसको और अच्छा बना दिया। महान सम्राट अकबर 1556 से लेकर 1605 ने जब मुगल साम्राज्य को समेकित किया तो उसने अपने प्रतिमान के रूप में शेर शाह के प्रशासन व्यवस्था को ही अपनाया, यानी कि शेर शाह का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो बहुत ही अच्छा था। 3 श्रेणियाँ इसको हम लोग देख लेते हैं, इसमें से क्वेश्चन बन सकता है। 3 श्रेणियों का विचार सबसे पहले 11वीं शताब्दी के आरंभ में फ्रांस में सूत्रबद्ध किया गया। ठीक है, ये हमारे यहाँ का नहीं है, ये फ्रांस का है। आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, दोनों बातें हैं।
इसके अनुसार समाज को 3 वर्गों में विभाजित किया: प्रार्थना करने वाला वर्ग, युद्ध करने वाला वर्ग और खेती करने वाला वर्ग। 3 वर्गों को समाज में इस विभाजन को ईसाई धर्म का समर्थन प्राप्त था। ये फ्रांस की बात हो रही है। इस विभाजन से ईसाई धर्म को समाज में अपने प्रबल प्रभाव और भी दृढ़ करने में सहायता मिलती थी। इस विभाजन में योद्धाओं का एक नया समूह भी उभरा, जिन्हें योद्धाओं को नाइट की उपाधि दी जाती थी। ठीक है, जो युद्ध करते थे उनको नाइट की उपाधि दी जाती थी। ईसाई धर्म का एक समूह संरक्षण देता था और अपनी ईश्वरीय शांति की अवधारणा प्रसार में इनका उपयोग करता था। नाइटों से अपेक्षा की जाती थी वे धर्म और ईश्वर की सेवा में समर्पित योद्धा रहे। कोशिश यह रहती थी कि इन योद्धाओं को आपसी लड़ाई भिड़ाई से विमुख करके उन मुसलमानों के विरुद्ध युद्ध करने भेज दिया जाए जिन्होंने यरूशलेम शहर पर कब्जा कर रखा था। इस प्रयत्न के परिणाम स्वरूप सैनिक अभियानों की एक श्रृंखला चली, जिसे क्रूसेड यानी धर्मयुद्ध कहा गया। ठीक है, ईश्वर तथा धर्म की सेवा के लिए किए गए अभियानों ने नाइटों की हैसियत पूरी तरह बदल डाली। पहले इन नाइटों की गिनती कुलीनों में नहीं होती थी, मगर फ्रांस की 11वीं सदी के अंत तक जर्मनी में उससे 1 सदी बाद योद्धाओं के दीनहीन अतीत को भुला दिया गया। 12वीं सदी तक तो कुलीन वर्ग के लोग भी नाइट कहलाने चाहने लगे थे। ठीक है, जिनको नाइट की उपाधि मिली थी, उन्होंने क्या किया, अपने ईश्वर और धर्म की सेवा में जो काम किए, तो इन्होंने पूरी तरह से वो जो कंडीशन थी उसको पूरा चेंज कर दिया। और उसके बाद तो उनकी गिनती अच्छे लोगों में होने लगी, उनको अच्छा कहा जाने लगा। तो उसके बाद जो कुलीन वर्ग के जो लोग थे, उनकी ये था कि हमको भी कोई नाइट कहे। ठीक है, नाइट एक उपाधि है ना, KNIGHT समझिएगा इसको। तो ये हमारा चैप्टर हो गया फिनिश। इसमें भी बहुत कम था जो मुझे लग रहा है आएगा, फिर भी आप सुनिएगा ज़रूर, क्योंकि जब क्वेश्चन सामने आता है तो सुनी हुई चीज़ें हमारे दिमाग में रहती हैं। अगर हम ध्यान से सुनते हैं तो एडवांस हम उसको सही कर देते हैं। ठीक है, नहीं तो थोड़ा सोचना पड़ता है। फिर मिलते हैं चैप्टर नंबर 4 के साथ में। तब तक के लिए अगेन गुड आफ्टरनून एंड बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं।